नमो नमः। भवतां सर्वेषां ज्योतिषशास्त्रानुरागिणां शास्त्रप्रौढिप्रकल्पे हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। अथ ज्योतिषशास्त्रस्य बीजगणितस्य कक्षायामस्यां षष्ठे दिने अद्य वयं करणीगणितं पठिष्यामः। आप सभी ज्योतिष शास्त्रानुरागियों का ज्योतिष शास्त्र की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बीजगणित के प्रमुख विषय करणी गणित पर कुछ अध्ययन करेंगे। करणी गणित आचार्य भास्करीय बीजगणित का एक विशिष्ट पक्ष है। करणी गणित के लिए जिन विषयों की महत्ता थी, करणी गणित ज्ञानाय प्राक् अस्माभिः ये विषयाः ज्ञातव्याः, यथा व्यक्ताव्यक्त गणित प्रक्रिया भवतु अथवा अव्यक्तानां षड्विध प्रक्रिया भवतु, सा प्रक्रिया अस्माभिः सम्पादिता। सम्प्रति करणी षड्विधम् इति नामकं प्रकरणं वयम् अद्य पठिष्यामः। बीजगणित से पूर्व या बीजगणित के अनंतर या यूं कहें कि आधुनिक गणित की परिपाटी में भी करणी गणित की प्रक्रिया विस्तार से प्राप्त नहीं होती। इसे कई जगह सर्ट्स के नाम से जाना जाता है आधुनिक गणित में, बीज गणित में इसे करणी कहा जाता है। और ऐसी राशियां जिनका किसी भी प्रकार से मूल नहीं निकल पाता है वो करणी संख्या कहलाती है। जैसे दो, एक संख्या है दो, तो दो संख्या का हम मूल नहीं निकाल सकते, ये अमूलात्मक राशि है। या यूं कहें कि जो संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकती उन्हीं के मूल नहीं होंगे। तो जो संख्या अमूलात्मक हैं, अथवा आप ये कहिए कि जो संख्याएं अवर्गात्मक हैं, वे संख्याएं करणी पद से यहाँ व्यवहृत होती हैं। तो करणी षड्विधम के प्रकरण में आचार्य ने कहा है, मूल पुस्तक में आचार्य का वचन है, अवर्गात्मकस्य यस्य कस्यचित् अंकस्य मूलं न लभ्यते परं तन्मूलेन सह गणितं कर्तव्यं तस्य आवश्यकता अस्माभिः अनुभूयते तदानीं तन्मूलरहितं अंक विशेषं करणीपदेन अस्माभिः द्योते। जिन संख्याओं का, जिन राशियों का मूल अभी प्रेत नहीं होता है उन्हें हम करणी कहते हैं। उदाहरण के लिए जिन आधुनिक गणित की भाषा में जिनको हम वर्गमूल में लिखते हैं, जैसे वर्गमूल 8, और वर्गमूल 8 लिखने का आशय है कि 8 का वर्गमूल हमें प्राप्त नहीं हो रहा, वर्गमूल 8। यदि हम लिखें वर्गमूल 9 तो इसके बदले में हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 जो है वह पूर्ण वर्गात्मक संख्या है, वह किसी संख्या विशेष का वर्ग भी है और वह स्वयं में किसी का मूल भी होता है। वर्ग वो है स्वयं, तो मूल वो हो सकता है। तो 9 करणी नहीं है, 9 करणी की संख्या नहीं है, परंतु 8 है, 2 है, 15 है, इस तरह की जितनी संख्याएं हैं, 3 है, ये सब करणी है। इसको बीज गणित की प्रक्रिया में कहें या भारतीय गणित शास्त्र की प्रक्रिया में कहें, इसे करणी की संज्ञा दी गई है। जिन संख्याओं का मूल सहजता से प्राप्त नहीं होता है उन्हें हम करणी के नाम से जानते हैं। तो यथा गणिते बीजगणित की प्रक्रिया में जैसे आचार्य ने सर्वादौ षड्विध प्रक्रिया निरूपिता, अव्यक्त की षड्विध प्रक्रिया बताई, अब करणी की षड्विध प्रक्रिया को बताएंगे। तो करणी की षड्विध प्रक्रिया में सर्वप्रथम करणी के योगांतर की बात आचार्य करते हैं और उसका सूत्र है, योगम करण्योर्महतीं प्रकल्प्य घातस्य मूलं द्विगुणं लघुं च योगान्तरे रूपवदे तयोस्तोः वर्गेण वर्गं गुणयेद् भजेच्च। ये करणी षड्विधम का प्रथम सूत्र है। यहाँ पाठ में 2 प्रकार के पाठ प्राप्त होते हैं। एक पाठ तो योगम करण्योर्महतीं प्रकल्प्य घातस्य मूलं द्विगुणं लघुं च, कहीं कहीं पर वधस्य मूलम द्विगुणम लघुम च, कुछ पाठ्य ग्रंथों में ये भी श्लोक का भाग प्राप्त होता है।
दोनों का आशय समान है। योगम करण्योर महतिम प्रकल्प्य घातस्य मूलम दुगुणम लघुम च, अथवा योगम करण्योर महतिम प्रकल्प्य वधस्य मूलम दुगुणम लघुम च। ये दोनों का समान आशय है। तो दो समान करणीगत राशियों का हमें यदि योग करना है, अर्थात दो ऐसी राशियां हैं जिन्हें हमें योग करना है, और दोनों राशियां ऐसी हैं जिनका वर्गमूल नहीं है, जिसका साक्षात वर्गमूल नहीं है। मतलब कहने का आशय अंडर रूट वाली राशियों को और मूलांक राशियों को हमें जोड़कर दिखाना है। तो उसकी एक सहज प्रक्रिया है, और उसी प्रक्रिया को पूरी ज्योतिष शास्त्र की गणितीय परंपरा में करणी के नाम से जाना जाता है। इस करणी का उल्लेख आचार्य भास्कर से पूर्व त्रिशतिका में प्राप्त होता है। उसके आसपास ब्रह्मगुप्त ने भी अपने एक प्रकरण में करणी का उल्लेख किया है, परंतु जितनी सहजता और जितनी विधि से आचार्य भास्कर ने वर्णन किया है, वैसा वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। तो हम उदाहरण के आधार पर समझेंगे। पहले श्लोक का आशय समझ लें। योगम करण्योर महतीम प्रकल्प्य, अर्थात ययोः द्वयोः करण्योः योगः कर्तव्यः, तयोः करण्योः योगम कर्तव्यम, सामान्यतया योगः कर्तव्यः। अर्थात जिन दो हमें करणियों का योग करना है, उदाहरण के लिए हम देखें, जैसे मान लीजिए हमें अंडर रूट 2 को और अंडर रूट 8 को जोड़ना है। ये हमारे पास एक सामान्य प्रश्न है। उदाहरण भी इसमें है आगे। द्विकाष्टमित्योस् त्रिभसंख्ययोश्च, 2 को और 8 को जोड़ना है, अथवा त्रिभसंख्ययोश्च, हमें अंडर रूट 3 को अंडर रूट 27 से जोड़ना है। ये दोनों संख्याएं हमारे यहाँ करणी हैं, क्योंकि इनमें से किसी का भी साक्षातया मूल नहीं प्राप्त होता। तो ये दोनों राशियां इसमें योज्य योजक दोनों जो हैं वो अमूलांक हैं, और अमूलांक होने के कारण ये करणीगत है। अब इसे हमें उदाहरण के समझना है। तो श्लोक से हम सूत्र को पहले निर्गत करेंगे। योगम करण्योर महतीम प्रकल्प्य, इन दोनों करणियों के योग को एक जगह करके रख लीजिए। अर्थात सरलया रीत्या यया रीत्या अंक गणित विधिना योगादिकं क्रियते, तया एव रीत्या अनयोः द्वयोः करण्योः योगः कर्तव्यः। इन दोनों का करना चाहिए। अब योग करने पर क्या करेंगे? योगम करण्योर महतीम प्रकल्प्य तयोर योग फलम एकत्र स्थाप्यम तम योग फलम महतीम इति मत्वा, उसको हम संज्ञा करेंगे महती। योगम करण्योर महतीम प्रकल्प्य, उसकी एक संज्ञा हमने कर दी महती। उसके बाद हम क्या करेंगे? घातस्य मूलम द्विगुणम लघुम च, और उसके बाद घातस्य मूलम, इन दोनों जो करणीगत राशियां हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे? घातस्य गुणा करेंगे, और गुणन फल को घातस्य मूलम, उन गुणन फल के मूल को द्विगुणम द्विगुणित कर देंगे, और जो आएगा उसे हम लघु संज्ञा देंगे। प्रथम स्थाने महती संज्ञया स्थापिताः, द्वितीय स्थाने लघु संज्ञया स्थापिताः एताः संख्याः। अतः प्रक्रियायाम् आदौ किं कर्तव्यं? योगं करण्योर महतीं प्रकल्प्य, द्वितीय प्रक्रियायां द्वितीय सोपाने घातस्य मूलम द्विगुणम लघुम च, घातस्य मूलम द्विगुणम लघुम च, दोनों राशियों का घात कर दें, और घातस्य मूलम, उस घात का मूल ले लें, और द्विगुणम, उस मूल को दुगुणा कर दें, उसका नाम होगा लघुम च, उसका नाम लघु संज्ञक कर दें। तो करणी के योग प्रक्रिया में प्रथमस्य फलस्य नाम वा महती, द्वितीयस्य नाम लघु इति। उभयोः लघुमहत्योः योगे कृते सति अस्माकं सविधे किं समायाति? अग्रे उच्यते आचार्यैः योगान्तरे रूपवदे तयोस्तोः, तयोः लघुमहत्योः रूपवदेव योगान्तरे कर्तव्ये। जैसे हम रूप में करते हैं, रूप की जो विधि है हमारे पास, योगे युति स्यात् क्षययोः स्वयोर्वा धनर्णयोरन्तरमेव योगः, अनेनैव विधिना
यथा रूपे अस्माभिः प्रक्रिया क्रियते तथैव करण्यां प्रथमस्थाने या लब्धिः महती संज्ञिका, द्वितीयस्थाने या लब्धिः लघुसंज्ञिका, उभयोः लब्ध्योः रूपवदेव योगान्तरे कर्तव्ये किं भवति? रूपवदे तयोस्तोः योगफलं वर्गेण वर्गं गुणयेत् भजेच्च, वर्गेण वर्गं गुणयेत् भजेच्च। इत्युक्ते किं भवति? यदि करणी में कोई वर्गात्मक राशि हो तो क्या करिएगा? मान लीजिए यहाँ तो इस प्रकरण में सामान्यतः हमने √2 लिखा, लेकिन अगर √16 ही लिखा हो और उसका वर्ग निकल रहा है, अगर करणी में कोई ऐसी राशि हो जिसका वर्ग निकल रहा हो तो वर्गेण वर्गम गुणयेत् भजेच्च, वर्ग को वर्ग से ही गुणन भजन करना चाहिए। जिन राशियों का वर्गात्मक मान सिद्ध है तेषां राशीनां कृते अस्माभिः करणी प्रक्रिया नालंबनीया इति वर्गेण वर्गम वर्गेण साकं वर्गात्मकम एवं मानम अस्माभिः कर्तव्यम गुणयेत् भजेच्च। गुणन प्रक्रियायां भवतु भाग प्रक्रिया वर्गेण वर्गम गुणयेत् भजेच्च। अर्थात वर्ग की प्रक्रिया में और गुणा की प्रक्रिया में सामान्यतया अगर वर्गात्मक राशियां करणी में हैं तो उनका मूल लेकर प्रक्रिया करनी चाहिए, और गुणन करते समय दो का गुणा करने पर अव्यक्त वर्ग करणी गुणनासु चिन्त्यो व्यक्त्योक्त खंड गुणना विधिरेव मत्र इति पूर्वोक्त नियमानुसारेणैव किं कर्तव्यं? तत्र आचार्ययुक्तम् अव्यक्त षड्विधौ अव्यक्त वर्ग करणी गुणनासु चिन्त्यो व्यक्तोक्त खंड गुणना विधिरेव मत्र। तर्हि अत्र करण्याः यत् प्रकरणं तस्मिन् प्रकरणेपि यथा अव्यक्तगणिते अथवा व्यक्तगणिते गुणनादिकम् अस्माभिः क्रियते तथैव गुणने किमपि वैशिष्ट्यं नास्ति। गुणा की प्रक्रिया में कोई वैशिष्ट्य नहीं है, योगांतर की प्रक्रिया विशिष्ट है। इसलिए आचार्य ने कहा योगम करण्योर महतीम प्रकल्प्य, दोनों करणियों का योग करके उसकी संज्ञा महती कर लीजिए। घातस्य मूलम द्विगुणम लघुम च, दोनों के घात को दुगुना करके मूल लेकर के मूल को दुगुणित कर दीजिए, उसको हम लघु संज्ञा कर दें। एकत्र या लब्धि सा महती संज्ञिका, अपरत्र या लब्धि सा लघु संज्ञिका, उभयोः लब्ध्योः योगांतरे रूपवदे तयोस्तो, रूपवद अंतर योग करने पर किं भवति? वर्गेण वर्गम गुणयेत् भजेच्च, वर्ग को वर्ग से करना चाहिए, वो प्रक्रिया शेष की है। तो एक प्रथम विधि का सूत्र यही है, और इसके आधार पर हम यदि करें तो देखिए उदाहरण दिया है आचार्य ने, द्विकाष्टमित्योस्त्रिभसंख्ययोश्च। द्विकाष्टमित्योः, द्विक और अष्ट ये दो संख्याएं हैं, दोनों करणीगत संख्याएं हैं, और एक है त्रिभसंख्ययोश्च, त्रि है और भ है, त्रि मतलब 3, भ मतलब 27, भ नाम नक्षत्रम इत्युक्ते सप्तविंशतिः ग्राह्यः। तर्हि द्विकाष्टमित्योस्त्रिभसंख्ययोश्च, एक द्विकाष्टमित्योः एक त्रिभसंख्ययोश्च। इन दोनों उदाहरणों पर हम सूत्र को हटाएंगे तो अभिष्ट है। उदाहरण के लिए कभी कभी हमारे पास गणित में ऐसे शब्द ऐसे अंक रह जाते हैं जिनका पूर्णतया वर्गमूल नहीं निकलता, और आधुनिक गणित में भी छात्रों को इस तरह के प्रश्न सामने आते हैं, समस्या आती हैं, तो हमको देखिए इनको जोड़ना है। तो प्रथम जो सूत्र में अंश कहा प्रथम पाद में, योगम करण्योर महतीम प्रकल्प्य, एक हमारे पास करणी है और इसको स्पष्ट करेंगे। एक हमारे पास मान है √2 √8, एक करणी है 2, एक करणी है 8, 8 और 2 ये करणी है। योगम करण्योर महतीम प्रकल्प्य इति सूत्रानुसारेण, इस दोनों को योग करेंगे, 2 और 8 को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो 10 लब्धि आएगी इसकी संज्ञा है महती। ये योगम करण्योर महतीम प्रकल्प्य का अर्थ है। अर्थात प्रथम स्थाने आदौ द्वयोः करण्योः योगे कृते सति यत् फलं तत्फलं महती संज्ञकम। महती संज्ञकम, इसका नाम हमने कर दिया महती। योगम करण्योर महतीम प्रकल्प्य। तदनन्तरं किमुच्यते? घातस्य मूलम, घातस्य मूलम, उभयोः करण्योः घातः कर्तव्यः। घाते कृते सति 2 × 8 इति भवति 16 इति समायाति।
घातस्य अर्थात द्वयोः करण्योः द्वि अष्ट इत्यनयोः संख्ययोः घातं कर्तव्यं। घाते कृते सति घातस्य मूलं मूलं ग्राह्यं √16 इति भवति 4 चत्वारि समायाति। घातस्य मूलम 2 को 8 से गुणा किया घात हो गया, घात फल आया 16, 16 का मूल किया फल आ गया 4। घातस्य मूलम द्विगुणम घात के मूल फल 4 को हमने 2 से गुणा कर दिया और 2 से गुणा करने पर हमारा फल आ गया 8। घातस्य मूलम द्विगुणम लघुम च घात फल को मूल हुआ 4, इस 4 को हमने 2 से गुणा किया, ये हो गया 8 द्विगुणम लघुम च और इसकी संज्ञा हमने कर दी लघु। घातस्य मूलम द्विगुणम लघुम च। अब देखिए वर्ग करना, हमें योग करना था वर्ग 2 वर्गमूल 8 का। सूत्रानुसार प्रथम स्थान में हमने योगम करण्योर महतिम प्रकल्प के आधार पर 10 को महती मान लिया और 2 और 8 को घात करने के बाद उसको मूल लिया तो 16 का मूल 4 हो गया, 4 को द्विगुणित कर दिया तो लघु संज्ञक हो गया। इस प्रकार हमारे पास एकस्मिन् स्थाने महती प्राप्ता, एकस्मिन् स्थाने लघु प्राप्ता। योगम करण्योर महतीम प्रकल्प्य घातस्य मूलम द्विगुणम लघुम च योगांतरे रूपवदेतयोस्तु रूपवदेव एतयोः द्वयोः रूपवदेव योगांतरे कर्तव्य। कयोः लघु महत्योः रूपांतरे। अब ये जो एक स्थान में महती है 10 और एक स्थान में महती है लघु है 8, इन दोनों को 10 और 8 को हम जोड़ देंगे तो 18 हो गया और अगर हमें माइनस करना है तो 10 और 8 को हम माइनस कर देंगे तो 2 हो गया। आशय कहने का ये है कि यदि हमें करनी 2 √2 और √8 इनको जोड़ना है तो लघु और महती जो आई है 10 और 8 जो आया है इन दोनों को जोड़ देंगे तो योगफल हो गया 18। यदि हमें √8, प्रश्न हमारा ऐसा है कि √8 माइनस √2 वर्गमूल 4 ऋण वर्गमूल 2 ऐसा प्रश्न है, तो ऋणात्मक जिज्ञासा होने के कारण योगांतरे रूपवदेतयोस्तु जैसा रूप में हम करते हैं, यहाँ पर महती 10 धन है और ये 8 लघु भी धन है, तो धनर्णयोः द्वयोः स्वयोरस्वयोः अथवा योगे युतिः स्यात् क्षयोः स्वयोर्वा द्वयोः स्वयोः वर्तेते इति कृत्वा द्वयोर् योगे कृते सति किम योगफलम समायाति। अतः 10 और 8 महती और लघु को जोड़ देने से जो 18 हमारे पास आया वो 18 हमारा करणी का योगफल है। तो हम ये कह सकते हैं कि करणी 2 और करणी 8 इन दोनों का यदि हम योग करें अर्थात √2 प्लस √8 इसको हम यदि जोड़ें तो इनका योगफल जो होगा वो √18 अथवा हम ज्योतिष की भाषा में कहें तो इसको करणी 2 प्लस करणी 8 बराबर करणी 18 ऐसा हम कह सकते हैं। ये हमारी भाषा में हम इसको सामान्य पारिभाषिक पदों के अंतर से √2 √8 √18 भी कह सकते हैं, अथवा हम करणी 2 करणी 8 इन दोनों का योग करेंगे तो करणी 18 हमारे पास आएगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। दोनों का आशय एक ही है। अच्छा, अगर प्रश्न में जिज्ञासा होगी करणी 8 अर्थात √8 में से √2 को माइनस करना है तो कैसे होगा, ये भी एक प्रश्न है। कुछ नहीं करना है, महती और लघु को हमने जोड़ा है तो योगफल आया है, महती और लघु को हम घटा देंगे तो वियोगफल हो जाएगा। तो हम 10 और 8 को जोड़ने पर 18 लाए थे, योगफल था हमारा। अब हम 10 और 8 में से परस्पर माइनस कर देंगे तो 2 हमारे पास फल आएगा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा करणी में ऋणात्मक फल होगा। अर्थात प्रश्न के अनुसार हम ये कह सकते हैं करणी 8 माइनस करणी 2 इज इक्वल्स टू करणी 2। देखने में उल्टा लगेगा आपको, सामान्य गणित की रीति से 8 - 2 करणी के 2 समान जाती हैं। यदि यहाँ पर हम
अव्यक्त की पद्धति को लगाते योगोन्तरम तेषु समान जात्योः विभिन्न जात्योश्च पृथक स्थितिश्च, ये पद्धति यदि हम लगाते तो यहाँ करणी 8 और करणी 2 अगर घटाते तो करणी 6 मान आता, √8 माइनस √2 √6 होता। लेकिन उस सूत्र से वो विधि संभव नहीं है, ये मान इसके भिन्न है। इसीलिए एक विशेष विधि की परिकल्पना, यतो ही अव्यक्त विधिना या प्रक्रिया अस्माभिः क्रियते तया प्रक्रियया यदि योगान्तरं करणीयो क्रियते तदानीं तत्फलं समीचीनं न समायाति। अस्मादेव कारणात् एको नूतन विधिः आचार्यैः परिकल्पितः, तस्य विधेः नाम करणी इति। देखिए सामान्यतः करणी 8 करणी 2, अगर करणी 8 में से करणी 2 को हम ऋण करेंगे तो करणी 2 ही आएगा मान। कितना थोड़ा रोचक भी है और थोड़ा सा इसमें समझने की बात है। अब देखिए इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज, ये उत्तर हमारा आ गया करणी 8 और 2 को योग करने पर 18 और अंतर करने पर 2। अब एक हम सामान्य उदाहरण लेते हैं अपने गणित की प्रक्रिया का सत्यापन करने के लिए। हम लेते हैं करणी 16, मान लेते हैं करणी 16 एक संख्या है, और एक संख्या ले लेते हैं करणी 36, और एक छोटी संख्या लेंगे, प्रक्रिया करने में हमें सरल होगा। करणी 4 और करणी 9। अब देखिए ये दोनों संख्याएं हमारे पास वर्गात्मक हैं, अर्थात इनके पूरे मूल हमें उपलब्ध हैं। करणी 4 2 का वर्ग है और करणी 9 3 का वर्ग है, इसलिए ये करणी स्वतंत्र करणी राशियां नहीं है। फिर भी वर्गेण वर्गम गुणयेत भजेच्च आचार्य ने कहा, तो वर्गेण वर्गम गुणयेत भजेच्च का आशय है कि इसके वर्गात्मक तो हो सकते हैं। तो वर्ग करने पर इसको हम करणी 4 को रूप 2 कर लीजिए, करणी 9 को रूप 3 कर लीजिए, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा रूप 2 और रूप 3 रूप 5। तो हम ये कह सकते हैं करणी 4 मतलब कहने का √4 प्लस √9 इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि √4 2 के बराबर है, √9 3 5 सॉरी, √4 का वर्गमूल हो गया √2, √9 का वर्गमूल हो गया √3। तो √9 और √4 इन दोनों के मान अर्थात 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। ये एक सामान्य विधि है। इसको यदि हम करणी मान के ही प्रक्रिया करें तो हमारा यही मान आता है कि नहीं, आप देख सकते हैं। देखिए करणी 4 करणी 9 को यदि हम वर्गेण वर्गम गुणयेत भजेच्च विधि अपनाते हैं तो 4 का सीधे हमने वर्गमूल कर दिया 2, 9 का सीधे वर्गमूल कर दिया 3, और इन दोनों का जो योग कर दिया वो हमारे पास करणी का योगफल हो गया। जो आचार्य ने प्रथम विधि कही है उसके अनुसार योगम करण्योर महतीन प्रकल्प्य, ये करणी 4 करणी 9 इन दोनों ही करणियों का योग करने पर उभयोः करणियों योगम करण्योर महतीन प्रकल्प्य 4 + 9 ये हो गया 13, योगम करण्योर महतीन प्रकल्प्य। घातस्य मूलम द्विगुणम लघुम च, सूत्र देखें, घात 4 × 9 36, घातस्य मूलम 36 का मूल 6 और द्विगुणम 6 × 2 12, ये 12 जो हो गया वो लघु हो गया। इसी उदाहरण को हम आचार्य भास्कर की करणी के योगकरण की प्रथम विधि से कर रहे हैं। तो योगम करण्यो 4 + 9 योगम करण्यो महतीम प्रकल्प्य हो गई, ये 13 हमारे पास महती है। और घातस्य मूलम, दोनों का घात करेंगे तो 4 × 9 36 है, मूल करने पर 6 हो गया, और द्विगुणम द्विगुणित कर दिए तो 6 दूनी 12 हो गया, द्विगुणम लघुम चाहिए। 12 जो हमारे पास है वो लघु संज्ञक है, 13 जो है वो महती संज्ञक है, 12 जो है वो लघु संज्ञक है। वस्तुतः ये भी एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि सर्वत्र लघु महत्योः महत्याः मानम एव अधिकम। ये नामकरण जो है अत्यंत वैज्ञानिक है। आचार्य भास्कर ने जो इसका नामकरण किया योगम करण्योर महतीम प्रकल्प्य, तो दोनों करणियों का जब भी योग होगा वो दोनों करणियों के घात के मूल होगा। द्वयोः करण्योः यत्किमपि योगफलं भवतु तत्तु उभयोः करण्योः घातफलस्य मूलस्य द्विगुणेन
अधिकमेव भवेत् इति धिया उभयोः नामकरणं लघु महती इति कृतम्। आप देखें पिछले प्रकरण में भी 10 और 8, लघु आपका 8 था, महती आपकी 10 थी। इस प्रकरण में भी महती आपकी 13 है, लघु आपका 12 है। तो हमेशा लघु का उसका मान भी महती की अपेक्षा लघु ही आएगा। तो योगम करण्योर महतीं प्रकल्प्य घातस्य मूलम द्विगुणम लघुम च। अब जो उदाहरण हमारे मूल ग्रंथ में है द्विकाष्टमित्योस त्रिभसंख्य, अब देखिए इसको हम कर रहे थे 13 और 12 को जोड़ दीजिए, ये हो गया करणी 25। करणी 25 को हम लिखते हैं वर्गमूल 25। वर्गमूल 25 मतलब 5, तो वर्गमूल 25 मतलब 5। आशय कहने का हुआ कि पूरी तरह से हम इस 5 को भी उस विधि से भी प्राप्त कर सकते हैं और इस विधि से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप वर्गेण वर्गम गुणयेत भजेच, अगर वर्गात्मक राशि है तो उसका वर्ग निकाल के उसको परस्पर आप गुणन प्रक्रिया के द्वारा भी कर सकते हैं, अथवा गुणयेत भजेच, भाग की रीति में भी अगर दोनों वर्गात्मक हैं और पूरे पूरे वर्ग उसके हो रहे हैं तो करने की प्रक्रिया का आलंबन करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो आप कर भी सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र है वर्गेण वर्गम गुणयेत भजेच। तो मूल आप देखें, हमने पहली विधि से यदि हम यहीं पर मूल ले लें 4 का, तो 4 का मूल 2 और 9 का मूल 3, दोनों को जोड़ते हैं 5, यहाँ मान प्राप्त हो जाएगा। यदि हम करने की प्रक्रिया से प्रयोग करें तो भी हमारे पास वही लब्धि आती है। तो एक ही प्रश्न को करने की ये विशेष विधि है। वर्ग के योग करने की विधि जितनी स्पष्ट आचार्य भास्कर ने बताई है, आधुनिक गणित के परिप्रेक्ष्य में भी 12वीं शताब्दी तक ये विधि वहाँ प्रचलित नहीं थी। ये बीज गणित का अपना वैशिष्ट्य है। करणी के योग करने की विधि जब ग्रह गणित की प्रक्रिया उनके यहाँ शुरू हुई, तब इन प्रक्रियाओं का उल्लेख आर्किमिडीज ने अपने ग्रंथ में किया। लेकिन अलजेब्रा का उतना विकास न होने के कारण जिन संख्याओं का मान पूर्ण नहीं था, उन संख्याओं का योगांतर करने की इतनी सहज विधि आचार्य भास्कर की रचना का वैशिष्ट्य है। अब ये मूल पुस्तक में उदाहरण है द्विकाष्टमित्योस त्रिभसंख्ययोश्च। द्विकाष्टमित्यो अर्थात 2 और 8 को हमने बताया आपको। एक और उदाहरण उसमें दिया है आचार्य ने, त्रिभसंख्ययोश्च। एक संख्या है 3, एक है 27। त्रिभसंख्ययोश्च पूर्व विधि के अनुसार ही दोनों का यदि हम योगम करण्योर महतीं प्रकल्प्य, इन दोनों करणी को यदि हम जोड़ दें 27, ये 30 हो गया, आपको 27 + 30 योगम करण्योर महतीं प्रकल्प्य, ये 30 हमारी जो है वो महती हो गई। और उसके बाद घातस्य मूलम, घात करेंगे 27 × 3 को, घातस्य 81 ही, 27 × 3 81, अस्य मूलम 81 है ना, 81 इत्यस्य मूलम 9, घातस्य मूलम द्विगुणम लघुम च, द्विगुणम क्रियते चेत 18, इयं तु लघु संज्ञिका। अत्रापि पश्यन्तु महत्यपेक्षया लघोः मानं न्यूनमेव वर्तते। लघु की अपेक्षा, महती की अपेक्षा लघु का मान कम है। घातस्य मूलम द्विगुणम लघुम च। अब इस परस्पर इन दोनों को देखिए, 30 और 18 में दोनों का योग करने से क्या होगा? 30 + 18 करने से सामान्यतया 48 हो गया इन दोनों का योगफल। और 30 में 18 को ऋण करेंगे तो 12 हो गया ये आपका अंतरफल। तो ये भी विधि हमारे यहाँ आचार्य भास्कर ने कही। दोनों को आप देख सकते हैं, आपकी पुस्तक में उदाहरण दिया है। द्वितीय उदाहरणे न्यासः भिन्नः, प्रथम उदाहरणे न्यासः भिन्नः, द्वयोः उदाहरणयोः इयमेव स्थितिः। अब एक विशेष बात आती है, यदि घातस्य मूलम द्विगुणम लघुम च, योग करने पर तो महती आ जाएगी, ठीक है। कदाचित प्रश्नेषु इयं समस्या समायाति यत योगम करण्योर महतीं प्रकल्प्य, योग और उसको जोड़ने पर तो महती आ गई, लेकिन दुगुना करने पर, दुगुना करने के बाद उसको मूल लेने पर उसका अगर मूल प्राप्त न हो तो क्या करेंगे? तो आचार्य अंत में कहेंगे इसमें पृथक स्थिति स्यात् यदि नास्ति मूलम। देखिए श्लोक है, दूसरी एक और विधि है उसमें, अंत में आचार्य कहते हैं लघ्व्या हृतायास्तु पदम महत्याः सैकम निरे। एक और विधि आचार्य बता रहे हैं,
में भाग जाए, वहीं इस विधि का प्रयोग करना है। देखिए, करणी में योग करते समय दोनों राशियों में नहीं जाए तो प्रथम विधि का हम प्रयोग सहजता से कर सकते हैं। योगम करण्योर महतिम प्रकल्प्य यदि द्वयोः करण्योः भाग विशेष भागः न जायते तदानीं तु अस्माभिः प्रथमः एव विधिः ग्राह्यः। यदि द्वयोः करण्योः भागः जायते तदा कर्तव्यं, तदानीम् अस्माभिः एव वर्तते। अपरोपि एकः विधिः वर्तते, तस्यापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते। किमस्ति? लघ्व्या हृतायास्तु पदं महत्याः। उदाहरण के देखिए, लघ्व्या हृतायास्तु पदं महत्याः। करणी में एक लघु पद है और एक महान पद है, एक बड़ा पद है और एक छोटा पद। लघ्व्या हृतायास्तु पदम महत्या, जैसे हमने अभी श्लोक में दिया है, द्विकाष्टमित्योस्त्रिभसंख्ययोश्च, 2 को और 8 हमें परस्पर योग करना है। यहाँ एक लघु है, करणी है, 8 जो है वो बृहत करणी है, दिख रहा है, सामान्यतः हम ज्ञान करते हैं। तो आचार्य ने कहा है श्लोक में, देखिए, लघ्व्या हृतायास्तु पदम महत्या, महत्याः लघ्व्या हृतायाः। हम महती करणी के द्वारा लघु करणी में भाग दे देंगे। महती करणी कौन सी है? 8 है, और लघु करणी की का अस्ति 2। तर्हि भागः दीयते चेत 8 को 2 से भाग देंगे तो आपका 4 आ गया। लघ्व्या हृतायास्तु पदम महत्याः, लघ्व्या हृतायास्तु पदम। जो आपके पास लब्धि आई, लब्धि क्या आई? आपके पास 4 आ गई, तो आपके पास इसका पद ले लेंगे। पद लेने का आशय है, ये मूल ले लिए तो 2 हो गया। पद यहाँ मूल का पर्यायवाची कहा गया, वर्गमूल। तो देखिए, उसी 8 पहली विधि से जोड़ा है, उसी को हम अब एक और विधि आचार्य बता रहे हैं कि लघु करणी में अगर लघु करणी से अगर बड़ी करणी में लघ्व्या हृतायास्तु महत्या अगर भाग जाए तो आप भाग दे दीजिए। भाग देने पर यहाँ देखिए 8 में 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ भाग 4 का वर्गमूल कर दिए तो 2 आ गई। तो लघ्व्या हृतायास्तु पदम महत्या, सैकम निरेकम स्वहतम लघुघ्नम। इसको क्या करिए? सैकम निरेकम, इस 2 को 2 जगह रख दीजिए। सैकम निरेकम, सैकम अर्थात एकेन युक्तम, निरेकम अर्थात एकेन निःशेषं कर्तव्यम, अर्थात 2 में धन कर दीजिए, यहाँ 2 में ऋण कर दीजिए। दोनों स्थितियों में एकत्र आपको एक लब्धि प्राप्त होगी। सैकम, श्लोक देखते चलें, अगर ग्रंथ सामने आपके होगी तो समझ में आपको अच्छे से आएगा। तो लघ्व्या हृतायास्तु पदम महत्, सैकम, सैक कर दिए 3 हो गया, निरेकम स्वाहतम, और उसको पुनः उसी से गुणा कर दिए। कहने का आशय वर्ग ले लिए। तो देखिए 3 का वर्ग कर दिए तो 3 9 हो गया। सैकम निरेकम स्वहतम, इसको भी गुणा कर दिए, 1 में 1 हो गया, 9 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब क्या कहा आचार्य ने? लघ्व्या हृतायास्तु पदम महत्याः सैकम निरेकम स्वहतम लघुघ्नम। लघुघ्नम ये महत्वपूर्ण पद है। इन दोनों में जो लघु राशि हो, लघु यहाँ कौन थी? 2 थी। भाग देने की प्रक्रिया में 8 से हमने मूल लिया, 2 हो गया, 2 को 2 स्थान में रखा, सैकम निरेकम कर दिया, एक जगह 3 हो गया, एक जगह 1 हो गया, दोनों को हमने स्वहतम अर्थात वर्ग ले लिया, तो हमारे पास 3 की जगह 3 करके 9 हो गया, 1 की जगह 1 ही रहा। यहाँ अंत में क्या करना है? लघुघ्नम, जो लघु राशि है, प्रश्न में करणी में जो लघु राशि है, उससे दोनों को गुणा कर दीजिए। दोनों को यदि आप गुणा कर एकत्र, आपका देखिए आप 9 को 2 से गुणा करने पर आपके पास 9 दूनी 18 हो जाएगा, और एक बार आपके पास 1 को 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास 2 हो जाएगा। ये 18 और 2, 18 जो है वो योग होगा
और 2 जो है वो वियोग होगा, क्योंकि जहां पर हमने 2 में 1 माइनस किया वहां की लब्धि 1 आई, जहां हमने 3 आई थी। तो आचार्य ने कहा देखिए लघ्व्याहृतायास्तु सैकम निरेकम स्वहतम लघुघ्नम योगांतरेस्तः योगांतरेस्तः यत्र एकम तत्र योगफलम यत्र निरेकम तत्र अंतरफलम समायाति। योगांतरे तयोर्वा तयोः अर्थात तयोः करण्योः क्रमशः योगफलम वियोगफलम च समायाति। अन्ते किमुच्यते पृथक स्थितिः स्यात् यदि नास्ति मूलम, यदि मूलम न लभ्यते तर्हि पृथक स्थितिः तथा एव स्थाप्य। जैसे हमने यहाँ भाग दिया, लघु करणी में बड़ी करणी में भाग देने पे भाग चला गया। उदाहरण एक और प्रश्न करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा आपको। द्विकाष्ट मित्योस त्रिभ संख्ययोश्च। एक संख्या है 27, एक संख्या है 3। इसको हमने एक विधि से जोड़ा, तो पहले हमने लघु बनाया, महती बनाई, दोनों को जोड़ दिया तो लघु हो गया 27 + 3 30, महती हो गई 27 × 3 81 का वर्गमूल 9। ये हमारे पास जो हो गया वो। इस विधि के अनुसार जो आचार्य ने कहा लघ्व्याहृतायास्तु पदम महत्या, तो लघु को लघ्व्याहृतायास्तु पदम महत्या का आशय है कि जो बड़ी राशि है उसमें लघु से भाग देंगे। यहाँ हो गई 27 में 3 से भाग दिया, वो हमारे 9 हो गया। लघ्व्याहृतायास्तु पदम महत्या। अब इसके बाद क्या करेंगे, लघ्व्याहृतायास्तु पदम, पद ले लीजिए, 9 का पद ले लिए तो 3 आ गया। लघ्व्याहृतायास्तु पदम महत्याः लघ्वाहृतायाः महत्याः अर्थात महत्या लघ्व्याहृता किं कर्तव्यम तस्य पदं ग्राह्यम सैकम। इस 3 को 2 जगह रखिए, एक जगह सैकम करिए, एक जगह निरेकम करिए। ये हो गया 3 1 4 और ये हो गया 3 1 2, 4 और 2 फल आया आपके पास, सैकम निरेकम। स्वाहतम लघुघ्नम, 4 को 4 से गुणा करिए तो 4 चौके 16 और 2 दूनी 4। और लघुघ्नम, लघु से इसको क्या करना है आपको, गुणा करना। देखिए इस प्रश्न में एक राशि थी 3, एक राशि थी 27, इन दोनों में लघु राशि है 3। तो ये जो लब्धि आई 16 और ये लब्धि जो 16 और 4 जो आई, इन दोनों में जो दोनों राशियां हैं इनको हम एकत्र 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। ये आपका आ जाएगा 48, आएगा 12। ये जो आपका योग जहां पर आपने 3 धन 1 करके 4 लाया, वहां जब आपने इसको गुणा किया ये आपका योग फल आ गया। और जहां आपने 3 में से 1 ऋण करके 2 लाया, उसका वर्ग करके गुणा करके जो इसको आपने 3 से गुणा किया, ये 4 × 3 किया, तो ये जो 12 आया वो आपका गया। ये आचार्य का सूत्र है। योगांतरे स्तः क्रमशस्तयोर्वा तयोः करण्योः ते फले क्रमशः योगांतर। ये एक विशेष विधि है। अब समस्या क्या आती है, जो एक विशेष है वो महत्वपूर्ण बात आचार्य ने सबसे अंत में कही है कि यहां यदि भाग चला जाए, लेकिन भाग देने के बाद जो प्राप्त हो वो ऐसा प्राप्त हो जिसका वर्गमूल न निकले, तो क्या करिएगा। इस प्रश्न में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन देखिए जैसे हमारे पास एक करनी है, मान लीजिए हमारे पास 20 और दूसरी करनी है हमारे पास 4 या 10 और सरल लेते हैं। अब 20 में 10 का भाग देने पर लब्धि भी आएगी, तो 20 में 10 का भाग देने पर जब लब्धि 2 आ जाएगी, 2 लब्धि आ जाने पर अगर आपको मूल तो मिलेगा। यास्तु पदम महत्या तो आपने किया, लेकिन पद कहाँ इसका आ रहा है आपके पास, भाग देने पर यद भाग फलम अस्माभिः लभ्यते तस्य भाग फलस्य यदि पदम अस्माभिः न लभ्यते तदानीं किं कर्तव्यम् इति जिज्ञासा। प्रक्रिया अस्माकं
सर्वस्यायाः प्रक्रियायाः कृते कश्चन विशिष्टः नियमः अपेक्षते तस्य नियमस्य व्याख्यानम् आचार्यैः कृतम्। अत्र इयमेका पुनः यदि प्रथम प्रक्रियायां या प्रथमा प्रक्रिया महतीं प्रकल्प्य घातस्य मूलं द्विगुणं लघुं तत्र यदि योगः क्रियते योगे कृते सति 30, अगर हम प्रथम विधि से करें 20 और 10 का योग करेंगे तो 30 आपके पास प्राप्त होगा। तो योगम करण्यो महतीं प्रकल्प्य, इसको आपने महती मान लिया। घातस्य मूलम द्विगुणम लघुम च, दोनों के घात 200 को घातस्य मूलम, अब इसका 200 का मूल आपको करना है प्रथम सूत्र के अनुसार। घातस्य मूलते यतो हि इयं संख्या अमूलात्मिका अस्याः संख्यायाः मूलं न गृहीतुं शक्यते तर्हि तस्याम् अवस्थायां किं कर्तव्यम्। दोनों प्रक्रियाओं में प्रथम प्रक्रिया भी करेंगे आप तो भी, द्वितीय प्रक्रिया करें तो भी, यदि प्रक्रिया के मध्य में आपको जहां मूल लेना है वहां मूल की राशि न मिले तो क्या करेंगे। तो आचार्य ने कहा पृथक स्थिति स्याद् यदि नास्ति मूलम, यदि मूल नहीं लेंगे, मूल का ग्रहण नहीं करेंगे तो पृथक स्थिति स्याद्, उसको वैसे ही रहने देंगे, उसका योग नहीं करेंगे। फिर कालांतर में एक और पक्ष आया, भाष्यकारों ने कहा कि उसको वैसे ही रहने देंगे तो और समस्या होगी। तो आचार्य ने कहा इस 200 का एक आसन्न मूल ले लीजिए। आसन्न मूल मतलब निकटतम मूल ले लीजिए। निकटतम मूल मतलब आसपास जिसका मूल हो रहा हो उसी को मूल मान के ग्रहण करिए। तो देखिए 200 के आसपास का मूल है 14, वो मूल की विधि आप पढ़ेंगे। त्यक्त्वान्त्याद् विषमात् कृतिम द्विगुणे मूलम समेत विधि है वहाँ। तो 14 जो है वो 196 का मूल है, निकट संख्या राशि है वो। तो हम ये मान लेंगे कि 200 का मूल 14 के आसन्न, आसन्न फल आएगा। लेकिन प्रक्रिया हमारी आगे चलती रहेगी। पृथक स्थिति का आशय कई आचार्यों ने यह किया कि वहां पर हम इसको ही मूल मानेंगे, जो नहीं आया तो जो आसन्न वर्गमूल संख्या है उसका हम मूल के रूप में ग्रहण करेंगे। ये आचार्य बलदेव मिश्र ने बीजगणित की टीका में कहा। तो प्रक्रिया आपकी क्या हो गई, 20 को 10 से जोड़ा आपने तो 30 हो गया, 20 को 10 से गुणा करने पर 200 होने के बाद मूल लेने पर 14 मूल आया, आसन्न मूल आया। अब ये हो गई आपकी, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया 28। पहले सूत्र के अनुसार योगम करण्योर्महतीं प्रकल्प्य घातस्य मूलम द्विगुणम लघुम च, तो आपके पास एक लब्धि हो गई 30, एक लब्धि हो गई 28। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि आसन्न मूल लेते समय आप अधिक वाला आसन्न मूल इतना मत ले लीजिएगा कि आपकी लघु का लब्धि का मान महती की लब्धि, इसी को ध्यान रखना है हमें। तो देखिए हमारी अगर लघु से महती कम है तो लघु का मान 28 है, महती का मान 30 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 58। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि करणी करणी 20 और करणी 10। आशय क्या है, प्लस √10 इज इक्वल्स टू √58, 58 अप्रॉक्सीमेटली, जिसको विधि को हम कहते हैं। को दूर करने के लिए भी आचार्य भास्कर ने आसन्न वर्ग है बीजगणित में वर्गेण हता इष्टेन हतांश छेदयोर्बधात्, ये विधि जो है वो आसन्न वर्गमूल की है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। 20 और करणी 10 का आसन्न योग आपका आ गया 58। पृथक स्थिति स्याद् यदि नास्ति मूलम, तो जब मूल न निकले तो पृथक स्थिति के 2 प्रकार की व्याख्याएं हैं। पृथक स्थिति अर्थात तस्य योग प्रक्रिया त्याज्या, द्वितीयः विशिष्टः पक्षः वर्तते यद आसन्न मूल ग्रहणेन सा प्रक्रिया संपादनीय। इस प्रकार से हम करणी का योग पर अंतर करना होगा। तो हम उसी को, जहां हमने 30 और 28 को जोड़ा है तो वो हमारा योगफल हो गया है 58, वहां हम माइनस करेंगे 30 और 28 को तो योगफल 2 आ जाएगा। करणी, जब हमारे पास करणी होगा
ये आपका यहाँ सूत्र पूर्ण हो गया। 3 विधियां इसमें आ गई, एक सामान्य संख्याओं के लिए, जिनमें भाग चला जाए उनके लिए, और एक जिनमें वर्गात्मक संख्याएं हैं करणी में उनके लिए। तो सूत्र पूर्ण हो गया। योगम करण्योर महतीम प्रकल्प्य घातस्य मूलम योगांतरे रूपपदे तयोस्तु वर्गेण वर्गम गुणेन भजेच्च हृतायास्तु सैकम निरेकम स्वहतम लघुगुणम योगांतरे रूपपदे तयोस्तु वर्गेण वर्गम गुणेन भजेच्च। ये जो विधि है ये हमारे पास सब विधियों से करने का योगांतर करने का है। एक विशेष बात यहाँ जानने योग्य ये है कि तावत कालक नीलक इत्यादि ना वही प्रयोग अस्माभिः अव्यक्त प्रक्रियां क्रियते। यदि कयाचित संख्यया सह संख्यायाः अनंतरम, जैसे हमने लिखा 30 क 30। अब आपको ये जानना है कि इसमें करणी का द्योतक कौन है। दोनों में क है, तो एक अव्यक्त वाला भी क होता है जिसको हमने पढ़ा है, यावत तावत काल को नील कोन्यो वर्णः पीतो लोहितश्चेतदाद्या अव्यक्तानां कल्पितामान संज्ञा तत्संख्यानं कर्तुमाचार्य वर्यैः। अब करणी और अकरणी दोनों कौन संख्या है, कौन सी राशि करणी को बता रही है, कौन सी करणी को नहीं बता रही है। तो यहाँ एक सर्वसाधारणतया जानने की, जब संख्या के आगे का आशय है संख्या के अंत में, संख्या के अंत हो तो उसका आशय है कि वो अव्यक्त वर्ण है, और संख्या के वर्ण लिखा हो तो उसका आशय है कि वो करणी को द्योतक करता है। क 30 का आशय है, और 30 क का आशय है 30x या 30y या 30z या 30 कुछ भी। ये 30 अव्यक्त है, इसमें करणी नहीं है। तो ये थोड़ा हमारे छात्र ध्यान रखेंगे कि जब करणी तो वो वर्गमूल को द्योतित करेगी, अगर वो अंत में होगी तो वो अव्यक्त संख्या को द्योतित करेगी। ये थोड़ा सा विशेष है। इस प्रकार करणी के योग और अंतर की प्रक्रिया आज हम पूर्ण करते हैं। ये नया पाठ है, इसलिए यहीं पर आज हम विराम करते हैं। इसका आप अभ्यास करें। इसके बाद हम करणी के गुणन और भाग करेंगे। उसके लिए आपको योग की प्रक्रिया में दक्षता अनिवार्य है। इसको आप अभ्यास करें और अगले सप्ताह हम करणी की जो शेष विधि है उसका पूर्ण प्रयोग करेंगे। और एक सूचना आप सबके लिए उपलब्ध है कि ये जितने भी हमारे शास्त्र प्रौढ़ी प्रकल्प के पाठ्यांश है, इन सब के पाठ्यांश आपको विश्वविद्यालय के आधिकारिक YouTube चैनल पर क्रमशः पाठ उपलब्ध हो जाएंगे। YouTube चैनल इस पर प्रत्येक अलग अलग शास्त्र प्रौढ़ी प्रकल्प के अंतर्गत जितने भी अध्यापन का क्रम चल रहा है वे सभी पाठ्यांश आपको वहाँ उपलब्ध होंगे। आप पुनः जाकर के उसको देख सकते हैं। जो आपकी जिज्ञासा होगी वो आप विश्वविद्यालय के पेज पर या ज्योतिष विभाग के डिपार्टमेंट ऑफ ज्योतिष SSVV इस पेज पर भी आप ये वीडियो उपलब्ध है, तो आप जरूर इसका लाभ लें। भारतीय ज्योतिष की एक विशेष प्रकार की गणितीय प्रक्रिया है, इससे अवगत हों और इस सब का लाभ निरंतर लें। आप सभी को धन्यवाद। पुनः अगली कक्षा में हम करणी की इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।